नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन जिसमें दिन भर की बड़ी अहम खबरों को हम करते डिकोड, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बयान दिया जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। फिर इस पर जवाब आया रमन सिंह की तरफ से। पूरी खबर देखें। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है। रमन सिंह का ये वो बयान है जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल आ गया है। रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि रमन सिंह अपने आरोपों पर तथ्य पेश करें, नहीं तो माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते तो मानहानि का दावा करूंगा। प्रमाणित करे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने कहा कि रमन सिंह अधिकारियों को डराना धमकाना बंद करें। वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये वो खुद डरे हुए। वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी थी उतनी भी नहीं रहने वाली। सीएम भूपेश के पलटवार पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा। सच बोला है, सच बोलता रहूंगा। अब सच कौन बोल रहा है, तथ्य कौन पेश करता है, ये जनता देखेगी। लेकिन सीएम और पूर्व सीएम के बीच का ये हेड टू हेड मुकाबला कोई नई बात नहीं। केंद्र और राज्य में जब कभी अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं तो अक्सर एक दूसरे पर आरोप इसी तरह लगते हैं। जरा इस पूरे प्रकरण को भी डिकोड करें। 14 सीट पर बीजेपी पिछले चुनाव में सिमट चुकी है और उसको पता है कि प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच की खाई काफी बड़ी है और इसे पाटने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। अगर आप इससे जुड़ा मुद्दा उठाते हैं तो जनता इसे सुनती है। इसी बात को जानने के बाद विपक्ष सरकार पर सीधे इस विषय पर सवाल दाग रही। दूसरी तरफ सरकार को अपनी स्पष्ट साफ छवि रखनी है। इन आरोपों पर खुलकर जवाब देना होगा ताकि जनता के बीच में कोई एक तरफा मैसेज चुनाव तक ना जाए। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर बढ़ेंगे, लेकिन मूल सवाल ये कि जो आरोप लगाए गए क्या उसके तथ्य रखे जाएंगे जनता के दरबार में। दूसरी बात यह भी कि जो चैलेंज किया है क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे। पीसीसी डेलीगेट से मिले, अपने लिए समर्थन मांगा। बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जवाब पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने पर मिला। दरअसल खड़गे भोपाल में पीसीसी डेलीगेट से संगठन चुनाव के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। चुनाव के बाद हमको स्ट्रैटेजी बना पड़ेगा। जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी और केंद्र पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर संविधान को नष्ट करने और कांग्रेस की राज्य सरकारों को गिराने की साजिश का आरोप लगाया। खड़गे ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल से बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक चर्चा की। तो कांग्रेस में अभी पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सारे देश में सुर्खियों में है। 3 उम्मीदवार थे जिनमें से एक नाम वापस ले चुके हैं। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक है मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे हैं शशि थरूर। ऐसे में खड़गे के राज्यों में घूमकर इस तरह अपने लिए वोट मांगने की अहमियत क्या है, इसको भी समझें, डिकोड करते हैं। 22 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का पद गांधी परिवार से बाहर चुनाव की प्रक्रिया में दिख रहा है और ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि हाईकमान का वरद हस्त आशीर्वाद किसके साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का या शशि थरूर का, किसका पलड़ा भारी। खड़गे बेहद पुराने और हाईकमान के बेहद करीबी विश्वास पात्र हैं, लेकिन 80 साल के हो चुके हैं। हिंदी पट्टी में उनका कोई खास पहचान नहीं है। दूसरी तरफ शशि थरूर भी केरल से आते हैं, लेकिन उम्र और यूथ के बीच में अपने बयान, अपनी पर्सनालिटी को लेकर पहचान ज्यादा मजबूत रखते हैं और ऐसे में अध्यक्ष पद का मुकाबला दोनों पक्षों के लिए, दोनों नेताओं के लिए आसान नहीं रहेगा। अब देखना यह भी है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है एस्टैब्लिश करना कि उसके पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है और चुनाव पूरी सीरियसनेस
गंभीरता के साथ लड़ा जा रहा है। नतीजा क्या होगा, कुछ ही दिनों में स्पष्ट होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इस वक्त चर्चा में है। कर्नाटक के चित्रदुर्गा ये यात्रा पहुंची और स्थानीय लोग भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। पूरी खबर देखें। तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हैं। यात्रा आज कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले पहुंची। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति, युवा नीति, महंगाई, बेरोजगारी और धर्म की राजनीति से पूरे कर्नाटक की जनता त्रस्त है। का प्रॉब्लम बहुत है, वाटर प्रॉब्लम है, मार्केट प्रॉब्लम है, बंडवाल प्रॉब्लम है। किसान में सुसाइड बहुत होते। कांग्रेस गरीबों को सहूलत करता है, किसान को मदद करता है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वजह है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग गुमराह करके लोगों का वोट हासिल कर लिया, 8 साल हो चुका है। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। यात्रा के तहत कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा पर कांग्रेस का वर्तमान और इससे कहीं ज्यादा भविष्य टिका हुआ है। राहुल गांधी की इस 3,500 किलोमीटर की यात्रा के सियासी मायने हर एक पड़ाव के साथ समझे जा रहे हैं। हम भी समझते हैं। दक्षिण के जिन राज्यों में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वहां कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को मिलाकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बहुमत की आधी सीटों का इंतजाम कर लिया करती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। जिन राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा अभी तक पहुंची है, वहां कांग्रेस के हालात पहले के मुकाबले बेहद कमजोर हैं। हालांकि राहुल केरल के सांसद हैं, लेकिन पार्टी की पकड़ इन राज्यों में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, लगातार ढीली। ऐसे में कांग्रेस की कामयाबी के लिए बहुत आवश्यक है कि यात्रा और यात्रा में उठाए जा रहे मुद्दे 2024 के हिसाब से लोगों के जहन में रहें, लोग उससे कनेक्ट कर पाएं, और ऐसा करने में फिलहाल इस पड़ाव तक ये यात्रा कामयाब दिख रही। चलिए, एक और अहम मुद्दा जिस पर हम कहेंगे मध्य प्रदेश के लोगों की नजर है, और एक संप्रदाय की भी। जबलपुर में बिशप सिंह के द्वारा बड़े स्तर पर हिंदुओं के धर्मांतरण का भी खुलासा हुआ, और अब इस पर सियासत भी हो रही। सतना जिले के अमरपाटन में स्थित कुचबंदिया मोहल्ला कभी दलितों की बस्ती थी, लेकिन आज यहां अधिकांश ईसाई रहते हैं। वजह ये कि समाज के अधिकांश सदस्य धर्मांतरित हो चुके हैं। धर्मांतरण का ये काम किया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जबलपुर डायोसिस ने। हालांकि इस खुलासे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। धर्मांतरण में एक कारण भ्रष्टाचार भी है कि हम उस वर्ग को उसका वांछित लाभ नहीं दे पा रहे हैं, और हम लोग डकार रहे हैं, सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड मंत्री। तो बहुत हद तक सरकार इसकी जिम्मेवार है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण जैसी गतिविधि कतई चलने नहीं दी जाएगी। देखिए, हमारी सरकार स्पष्ट रूप से ये कानून बना चुकी है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का धर्मांतरण परमिसिबल नहीं है, उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच में बिशप की सरपरस्ती में जबलपुर डायोसिस द्वारा करवाए गए धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ है। अब सवाल ये, प्रदेश के आदिवासी अंचलों में और ऐसे कितने लोग या गांव हैं जहां धर्मांतरण हुआ? तो बिशप पर खुलासे बढ़ते जा रहे हैं। बिशप पीसी सिंह पर चर्च के पैसे के इस्तेमाल निजी तौर पर करने के लिए जब इसकी अति हुई तो चर्च से जुड़े लोगों ने ही इस पर कार्रवाई की मांग शुरू की। अब धर्मांतरण के खुलासे के बाद मामला और संजीदा है। बिशप के इस पूरे खेल को डिकोड करना पड़ेगा। ये सब जानते हैं कि मिशनरीज को भारत में अपनी धार्मिक गतिविधियां चलाने विदेश से बड़े पैमाने पर फंड आता है, चंदा मिलता है। इन पैसों का शिक्षा से लेकर दूसरे कई कार्यक्रमों में, योजनाओं में इस्तेमाल करने का लगातार दावा होता है। अगर बिशप इस फंड का गलत इस्तेमाल करता तो देश के कानून को तोड़ने के साथ वो अपने फॉलोअर्स का भरोसा भी तोड़ता है। उसकी सरपरस्ती में धर्मांतरण के सबूत सामने आने के बाद अब यह तो सिद्ध हो चुका है कि बिशप लगातार धर्म का एक आवरण ओढ़कर पहले काली कमाई करता है, फिर गरीबों का धर्म परिवर्तन करने जैसा अवैध कार्य भी करता है। जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलना चाहिए ताकि समाज में और धर्म विशेष से जुड़े अनुयायियों में एक कड़ा मैसेज जाए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा उन्हीं के साथ हुआ है। चलिए अब आपको याद दिलाते हैं
जनप्रतिनिधियों की, मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेसी विधायकों की। एक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, दूसरे हैं सुनील सराफ, जिन पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले की जांच तेज हुई और अब जो जांच हो रही है उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में अकेली सफर कर रही महिला यात्री से छेड़खानी के आरोपी दोनों कांग्रेसी विधायकों सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेवांचल एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने सहयात्रियों और रेलवे स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिसमें सहयात्रियों और रेलवे स्टाफ ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सफर के दौरान दोनों विधायकों ने महिला यात्री के साथ छेड़खानी और बदसलूकी की थी। इसके बाद जीआरपी ने दोनों विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि रेलवे पुलिस कभी भी दोनों विधायकों को हिरासत में ले सकती है। ये पूरा कार्यालय का सेक्शन या स्टेशन का नहीं, पूरा कार्यालय का मेरा मतलब जो पूरा डिवीजन आता है होना चाहिए, जॉन बोल रहे हैं। हालांकि मामले में आरोपी विधायकों पर 7 साल से कम सजा वाली धाराएं लगाई गईं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस कोर्ट को मामले की गंभीरता बताकर इनकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो बदतमीजी करना, धौंस दिखाना, डराना, धमकाना और छेड़खानी, इनमें से जिस तरह की धाराएं, इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब कांग्रेस के भीतर चाहे इनकी रिपोर्ट जो हो, लेकिन जो कार्रवाई हो सकती है वो आपने इस रिपोर्ट में देखें। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के दौरान एक हादसा हुआ। कबड्डी खेलते वक्त एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई। रायगढ़ में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी खेलने के दौरान एक खिलाड़ी की मौत हो गई। घटना तमनार ब्लॉक के भालूमार गांव की है। बताया गया कि 35 वर्षीय खिलाड़ी ठंडाराम मालाकार पटखनी के दौरान बेहोश हो गया, जिसे फौरन गरगोड़ा अस्पताल ले जाया गया। नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन खिलाड़ी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज करने के दौरान उसको रेफर किया गया था, जहाँ पर उसको डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे को लेकर चक्का जाम किया। हालांकि सीएम ने 4 लाख मुआवजे की घोषणा की, जिसके बाद मामला शांत हो गया। कबड्डी के दौरान उसको विपक्ष पार्टी लोग दबाकर मतलब मार दिए हैं और वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं था और वहाँ से हम लोग को हॉस्पिटल आने में लगभग 4 घंटे लग गया है भालूमार। स्थानीय खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन प्रदेश भर में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह घटना दुखद है और साथ ही साथ थोड़ा ध्यान देने वाली भी कि इस स्तर का और इतना बेहतरीन बड़ा आयोजन, इसमें अगर व्यवस्थाओं में कोई खामियां हैं तो वक्त रहते दूर करें। आखिर ये खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संस्कृति से जुड़ा मामला है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां के बीजेपी विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। वो क्या बयान है, इस पर क्या विवाद हुआ, देखिए पूरी खबर। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या, एक सिक्की है, वो पहाड़ों में पड़े हुए लक्ष्य का कुछ है नहीं, उसके सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में घूम रहे। ये उत्तराखंड के बीजेपी विधायक बंशीधर भगत हैं, जो एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। भगत ने कहा कि विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल और शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ और अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, यानी सारी चीजें महिलाओं को दे दी गई। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव और विष्णु पर भी कमेंट किया। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान विधायक भगत भी पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी मंत्री ने ऐसा बयान दिया, जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं हैरान रह गयीं। वीडियो सामने आने पर इस बयान की राजनीतिक गलियारों में खूब आलोचना हो रही। वैसे कोई पहला मौका नहीं जब बीजेपी विधायक बंशीधर अपने बयान को लेकर घिरे हों। तो बार बार सवाल माननीयों के मर्यादा को तार तार करने को लेकर उठता है। आज के दौर में चहुं ओर मीडिया और कैमरों से घिरे होने के बावजूद माननीय बार बार ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके एक बयान से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। वो खुद अपनी मर्यादा को तार तार कर सकते हैं। उनका एक बयान उन्हें और उनकी पार्टी को
सफाई की मुद्रा में ला सकता है। और ऐसे लोगों का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। सवाल वही उठता है कि जानबूझकर करते हैं या अपने आप हो जाता है फितरतवश। चलिए, ये सवाल उनके सामने, जवाब भी उनको ही अपनी जनता को देना है। यह खबर दक्षिण भारत से है, 2 राज्यों से जुड़ी है जहां हिंदी को लेकर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। क्या और क्यों, जानिए। हिंदी हमारी मातृभाषा और राजभाषा है। इसके बावजूद एक बार फिर हिंदी को लेकर दक्षिण के 2 राज्यों का विरोध सामने आया। इस बार केरल के सीएम पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि केरल राजभाषा को लेकर बनी संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगा। पिनराई ने कहा कि किसी एक भाषा को दूसरे के ऊपर बढ़ावा देना अखंडता को नष्ट कर देगा। इस मामले में पिनराई ने प्रधानमंत्री से दखल देने और सुधार करने वाले फैसले की मांग की। उधर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। स्टालिन ने प्रधानमंत्री से हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास छोड़ने की अपील की। भाषा को लेकर केंद्र और तमिलनाडु के बीच हो रहा ये विवाद नया नहीं। तमिलनाडु लंबे वक्त से दक्षिण राज्यों पर हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहा है। तो वैसे ये विरोध और संघर्ष भी नई बात नहीं। 60 के दशक में राज्य में हिंदी विरोधी प्रदर्शन किए गए थे और तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य को भरोसा दिया था कि केंद्र और दक्षिण के राज्यों के बीच आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी मान्य रहेगी। लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इस पूरी परिस्थिति को आज के परिवेश में डिकोड करते हैं। जनगणना में हिंदी के तहत 65 मातृभाषाएं सूचीबद्ध हैं। भारत में 52.8 करोड़ लोगों यानी कुल 43.6% आबादी की मातृभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में हिंदी प्रमुख भाषा है। भोजपुरी करीब 5 करोड़ भारतीयों की लैंग्वेज है, मदर टंग है। वहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे ऊपर तेलुगु का स्थान है। ये 6.7% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी बोली जाने वाली भाषा है। अब कुल मिलाकर क्या इस पर संघर्ष के बीच कोई राह निकाली जाएगी जैसे तब की सरकार ने निकाली थी, या इस पर भी कोई कड़ा मैसेज, कोई कड़ा संदेश आता है? चलिए देखते हैं इस पर। आगे एक और बड़ा विरोध जो पिछले कुछ दिनों से दिख रहा, इसकी तरफ आपका ध्यान चाहेंगे। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं एक्टर आमिर खान। इनका एक विज्ञापन इन दिनों विवादों में आ गया। यह विज्ञापन एक निजी बैंक का है जिसमें उनके साथ में आपको कियारा आडवाणी एक्ट्रेस दिखेंगी। आपत्ति इस बात पर उठाई जा रही है कि इसमें हिंदू विवाह की प्रथाओं को उलट कर दिखाया गया। दूल्हे बने आमिर खान को शादी के बाद दुल्हन के घर जाते और गृह प्रवेश करते, घर जमाई बनते दिखाया गया। इस एड पर कई लोगों ने आमिर, कियारा, एड निर्माता, इन सब को ट्रोल किया, बैंक का बहिष्कार करने की बात लिखी है, हैशटैग्स चलाए हैं। पहले इस विज्ञापन को लेकर आमिर खान के ऊपर लोग भड़के, फिर संस्कृति बचाओ मंच ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि आप केवल हिंदुओं के ऊपर क्यों इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, क्यों उन्हें बदलना चाहते हैं। और अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वो इस बाबत लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यह विवाद भी कुछ समय बाद जाकर ठंडा होता है या इसमें आगे कई सारे हैशटैग आप और हम देखते हैं। आज के न्यूज रिकॉर्ड में बस इतना ही। खबरों के इस महाबुलेटिन में आपको इतना ही वादा करते हैं। खबरों की तह तक जाने का सिलसिला कल भी इसी वक्त हम शुरू करेंगे इसी मंच पर। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।